और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एनआरसी की जरूरत क्यों है या फिर क्यों आन पड़ी। आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। ये देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच अगर आप देखेंगे तो लगभग 4100 किलोमीटर की लंबी सीमा है, एक बॉर्डर है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की सीमा टच करती है, लगती है। बांग्लादेश से जुड़ी पश्चिम बंगाल की लगभग सबसे ज्यादा जो है 2114 किलोमीटर की बॉर्डर है, यानी कि सीमा है। बांग्लादेश से जुड़ा असम का अगर आप इस बॉर्डर इलाके को देखेंगे तो 856 किलोमीटर है। बांग्लादेश से जुड़ा असम, बंगाल में भारी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। एनआरसी से घुसपैठियों की पहचान हो सकती है, इसलिए एनआरसी की जरूरत यहां पर है और जिसकी बात बार बार सरकार करती है। और चलिए अब आपको यह भी हम आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारतीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ी। और ये तो सच है कि बांग्लादेश से काफी घुसपैठ होता है। और ये देखिए, सीमा को देखिए मैप के जरिए, असम देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, सटा हुआ है बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश को शेयर करती है, साझा करती है। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां से अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती है कि यहां पर घुसपैठ की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए यहां पर एनआरसी की जरूरत कही जाती है। हालांकि इसको लेकर के कई बार सियासी बवाल भी होता रहा है, एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर के। और यहां पर यह आरोप लगता है कि यहां पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं, जो कट ऑफ डेट है, अगर आपके पास वो सही सारे प्रमाण हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नागरिकता में अगर आप पंजीकृत हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है किसी को कागज दिखाने में। तो ये असम और बांग्लादेश की सीमा को आप देखिए, जो सटी हुई सीमा, और यह आरोप कि यहां पर बांग्लादेश से घुसपैठ की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए यहां पर पहचान करना बहुत जरूरी है कि कितने घुसपैठिए हैं। और अभी 28 लोगों की पहचान करके और पूरी जांच के बाद इन सबको डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आशिक रब्बानी अध्यक्ष हैं मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम के, विनोद बंसल हैं प्रवक्ता वीएचपी के। मैं सबसे पहले आशिक रब्बानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, ये तो पूरी जांच पड़ताल के पास बाद ही भेजा गया, और अब इनके पास तो अपील का हक है, हाईकोर्ट में जा सकते हैं ये। जी जी जी। तो इसमें फिर दिक्कत क्या, क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, आज तक जितने भी आसाम में जितनी डिस्ट्रिक्ट में भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर हुआ है फॉरेनर बोल के, आज तक बाद में देखा गया है कि अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 5 साल 10 साल बाद उन लोगों को फिर से इंडियन सिटीजन होने का राय मिलता है। क्योंकि अब देखिए, हमारा जो 28 आदमी है, हमको मालूम है उन लोगों को भी 1 साल बाद 2 साल बाद जब हम हाईकोर्ट में जाएंगे तो उन लोगों को भी न्याय मिलेंगे। लेकिन बीच में उन लोगों को सिर्फ हेरसमेंट ही किया जा रहा है। देखिए, एक जो बात है, जो डॉक्यूमेंटेशन का बात है, सामान्य एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही उन लोग को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है। देखिए, अगर किसी का नाम के आगे मोहम्मद अली के जगह मोहम्मद इस्लाम आ गया तो वो बंदा एक ही बंदा है, लेकिन एक वोटर आईडी में अली आ गया, एक वोटर लिस्ट में आपका इस्लाम आ गया, तो वही फर्क के वजह से, लेकिन पिता एक ही है। एक ही घर में एक ही फैमिली का, बाकी सब लोग इंडियन है, लेकिन उनका एक औलाद का एक डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से, नाम का कुछ करेक्शन सुधार नहीं होने से उनका फॉरेनर डिक्लेयर हो गया। लेकिन हम निंदा करते हैं, आज तक देखिए मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम का मानना है कि आज तक जितने भी फॉरेनर डिक्लेयर हुआ है असम में, कहाँ का है रहने वाला है, असम गवर्नमेंट क्यों नहीं जारी करते? देखिए, आज तक जितने भी फॉरेनर डिटेंशन कैंप में है उन लोगों का ओरिजिनल घर कहाँ पे है, बांग्लादेश में है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पता लगा पाया है कि नहीं पाया है? ये देखिए एक क्वेश्चन है। और दूसरी बात है, घुसपैठिया कैसे असम में आ सकता है? क्योंकि वहाँ पे बीएसएफ है, बॉर्डर पुलिस है, और होम मिनिस्टर जो हमारा सीएम है खुद। अगर आप जब ये कहते हैं आशिक रब्बानी जी की जंगी आंदोलन करेंगे तो अपने ही देश की सरकार से लड़ेंगे आप? जी जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सरकार है हमारा मुस्लिम भाइयों और बहनों को हरासमेंट कर रहा है हर टाइम। क्योंकि देखिए, लेकिन उनके पास तो कानूनी हक है ना रब्बानी जी, उनके पास तो कानूनी हक है। कई लोगों ने लड़ करके उस हक को लिया है।
एक मामला मेरे सामने है 2023 में, 6 साल के बाद दुलीबी बीवी थी, इनको भी डिटेंशन सेंटर में डाला गया था और इसमें टाइपो एरर की वजह से मतदाता सूची से नाम इनका गायब था, लेकिन ये जीती और वापस इनको भारत की नागरिकता मिल गई। तो ऐसा थोड़ी जो है कि आपको यहां पर कानूनी प्रावधानों से वंचित कर दिया गया है। आप दस्तावेज दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, उसकी पुष्टि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ये क्यों? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, पहला एक मुद्दा है, हम मुस्लिम लोगों को आसाम में हैरेसमेंट नहीं कर रहा है ये बीजेपी सरकार। देखिए, पहले एक मुद्दा है, मैं अगर मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से या बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से या नौगांव डिस्ट्रिक्ट से आसाम के ही शिवसागर या जोरहाट में काम करने के लिए जाएंगे, वो लोगों को करेंगे, विदेशी बोल के हैरेसमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको उन लोग तो सिर्फ पॉलिटिकली एजेंडा बनाना चाहते हैं। आसाम में हिंदू मुसलमान करके सिर्फ वोट बैंक के इशू बनाना चाहते हैं। एनआरसी पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? और क्या देश में पहली बार एनआरसी में लोगों को दस्तावेज देने की जरूरत पड़ी है क्या? देखिए, एनआरसी तो आसाम में 1951 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार एनआरसी में लोगों को वहां पर दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं। मैं विनोद बंसल से सवाल लेना चाहता हूं, पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? जी 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 जी, पॉलिटिकल एजेंडा है ये? विनोद बंसल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। जंगे आजादी के लिए घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये जो जिस तरह से अगर ये कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हूं मालूम है, तो स्टूडेंट यूनियन को स्टूडेंट की तरह बिहेवियर करना चाहिए, न कि जिन्ना की तरह। ये जिस तरह से जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन की तरह धमकी दे रहे हैं, वो धमकी से तो एक तो बाज आए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई सरकार ये बताए कि अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में ये कहाँ रहते हैं। अरे भाई मुझे बताओ, आखिरकार ये प्रूव करने का काम किसका है? जो वहाँ का बासिंदा है वही तो बताएगा ना, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही तो बताओगे। आपको बताना होगा वो यहाँ का नहीं, यहाँ का रहने वाला है। अगर आप बता सकते हैं तो डेफिनेटली आप डिपोर्टेशन के को झेलना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली आपको रहने का कैसे अधिकार मिल जाएगा? भाई आसिक रब्बानी आज जो है ना जी, बैठे हुए हैं यहाँ पर टीवी चैनल के डिबेट में और सीधा सीधा देश को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये ठीक नहीं है। अगर आप देश के नागरिक हैं, अगर आपको देश के नागरिक समझते हैं, तो देश के कानून के हिसाब से काम करोगे या देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करोगे आप? ये ठीक नहीं है। आप एक स्टूडेंट की तरह बिहेवियर करिए और आप लोगों को भड़काइए मत। वो इस्लामिक जिहादी तत्व जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हैं, वो देश के लिए घातक हैं, आपके लिए भी घातक हैं। अगर आप वास्तव में बांग्लादेशी नहीं है और आप भारतीय हैं, तो आपको कम से कम भारत के साथ रहना होगा, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ में। आपको कहना चाहिए कि हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करिए, मैं भी चिन्हित करूंगा। आप बोलिए आपने कितने लोगों को चिन्हित करके सरकार को बताया कि हम ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको आप बाहर करिए। आपने बताया क्या? आपने 2-4 केस भी दिए क्या? आपने सरकार के ऊपर तो इल्जाम लगा रहे हो, आप देश की सरकार के ऊपर तो बवाल करने की धमकी दे रहे हो कि साहब हम ये कर देंगे। लेकिन क्या आपने 2-4 आदमी ऐसे नाम बताए क्या कि हाँ ये बांग्लादेशी घुसपैठी है जी, इनको बाहर करिए? अरे भाई, आप स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं, मान लो, तो आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? देश के नागरिक होने के नाते आपको जो घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, विदेशियों के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े हैं, ये तो ठीक नहीं है ना जी। कभी भी नहीं। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार जी भी इस पर झुक चुके हैं। कपिल जी, ये बताइए कि एनआरसी में अगर कोई दस्तावेज मांगा जा रहा है तो ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे हो गया? एक तरफ तो ये सवाल खड़ा किया जाता है कि साहब आप घुसपैठ को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर घुसपैठ की पहचान होनी है, लगता है कपिल जी से संपर्क टूट गया है, मैं रब्बानी जी आप ही से ये सवाल ले रहा हूं। आप कहते हैं ना कि घुसपैठ हो रही तो चिन्हित कीजिए, तो चिन्हित कैसे किया जाए ये बताइए, कैसे चिन्हित किया जाए कि ये घुसपैठिया है, घुसपैठिया नहीं है? आप ही बता दीजिए फॉर्मूला। देखिए, मैं तो पहले बार एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, जो डाउटफुल सिटीजन बोल के हमारे रियल मुस्लिम इंडियन को हैरेसमेंट किया जा रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एक ही है, गांव-गांव में, विलेज एरिया में आके आप रियल घुसपैठी है वो कौन है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो घुसपैठिया नहीं है, आपको ये भी पता होगा घुसपैठिया कौन है। आपके घर में रहते हैं घुसपैठिए,
उसके बावजूद भी ये आप तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। घुसपैठिया नहीं है, आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, ये घुसपैठिया नहीं है। देखिए उसका सोल्यूशन एक ही है। नहीं नहीं, आप बताइए ना कि क्या है उसका सॉल्यूशन। नहीं नहीं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? अगर आप कह रहे हैं घुसपैठियों को पहचानने का काम सरकार का है, तो कैसे पहचानो, आप ही बता दीजिए। देखिए मैं बोलता हूं कि सरकार का कितनी भी एजेंसी हो तो फेलर है, आईबी है, एसबी है, बॉर्डर पुलिस है। तो जब वो उसी प्रोसेस के तहत जाएंगी, अब उसी प्रोसेस के तहत जाएंगी, आप उस प्रोसेस पर भी सवाल खड़ा कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर अगर एक मैं बंदा प्रश्न करना चाहता हूँ प्रत्युष जी, एक बंदा मेरे प्रश्न का नौकरी जवाब करता दीजिए। है, काम करता है, बाद में कि आप उसको इतने दिनों से स्टूडेंट लीडर हैं, आपने कोई 10 नाम भी बताए कि सरकार को कि हाँ ये घुसपैठी है? चलिए, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए जी न्यूज के साथ।